हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ऐसा कैटलिस्ट पढ़ लिया था। अभी पढ़ेंगे बेटा जो होमोजीनियस कैटलिस्ट है और जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है वो अपनी वर्किंग कैसे करते हैं रिएक्शन के अंदर, उसको देखते हैं। तो थ्योरी पहले देखेंगे बेटा होमोजीनियस के लिए। फॉर वर्किंग ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट आपको याद होगा कि अगर कैटलिस्ट का फेज रिएक्शन के फेज के साथ सेम हो, मतलब अगर रिएक्शन गैसियस फेज में है कैटलिस्ट भी गैसियस फेज में हो, रिएक्शन लिक्विड फेज में है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज में हो, रिएक्शन सॉलिड फेज में है और कैटलिस्ट भी लिक्विड फेज में सॉलिड फेज में है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो बेटा इसके लिए जो थ्योरी पढ़ी जाती है आपने पहले भी पढ़ी है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ऐसे ही बोलते हैं। तो एक ही थ्योरी बेटा, क्या नाम है उसका, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, या बेटा इसी का दूसरा नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। तो बेटा जो पहले पढ़ा लगभग वही बात है। क्या बोलता है कि कैटलिस्ट बेटा रिएक्टेंट से जुड़ेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। इंटरमीडिएट की एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होने की वजह से अनस्टेबल होता है, इसलिए बेटा स्टेबल होने के लिए या तो डिसोसिएट होकर वो फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबल होगा, या फिर बेटा इंटरमीडिएट ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ जाए। रिएक्शन में कई सारे रिएक्टेंट होते हैं और फिर उस रिएक्टेंट से जुड़ते हुए बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसा ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो बेटा ये क्या करेगा, इंटरमीडिएट जो हाई एनर्जी है इसलिए बेटा वो अपने आप को तुरंत प्रोडक्ट में लेके जाता है, तो बाहर से रिएक्शन को एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इंटरमीडिएट ही हाई एनर्जी का बन गया। इसलिए बेटा रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, लो हो जाती है। और क्योंकि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है नेचुरली अपने आप, इसलिए रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। बेटा रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। लिखते हैं इस बात को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, पहले कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, कुछ भी बोल सकते हो, कंबाइंस विद एक या ज्यादा रिएक्टेंट किसी के साथ, वन और मोर रिएक्टेंट्स, एक या ज्यादा रिएक्टेंट्स के साथ, क्या बनाने के लिए बेटा, टू फॉर्म हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर बोलेंगे बेटा अगली बात, दिस इंटरमीडिएट क्या बेटा, अनस्टेबल है, इज अनस्टेबल। किस वजह से, ड्यू टू इट्स, अपने हाई एनर्जी की वजह से, इसलिए सो इट गेट्स डिसोसिएट हो जाएगा, क्या करने के लिए, टू फॉर्म प्रोडक्ट, और क्या करेगा, कंबाइन करेगा विद दूसरे रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स के साथ, क्या करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बनने की वजह से क्या लिख देंगे बेटा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट,
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ऐसा होने की वजह से क्या होता है बेटा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कि जैसे SO2 ने एक रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और NO बेटा यहाँ पे क्या है, NO आपका कैटलिस्ट है और इसने क्या बना लिया, SO3 बना लिया। ठीक है, तो इसमें कैसे इस बात को हम समझा सकते हैं उसको मैं बेटा एक बार बताता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या है सारा मामला। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, जो कैटलिस्ट है ना NO, ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा बेटा और ये क्या बना देगा आपका NO2, ऐसा ऐसा बना देगा, ये बन गया जी। ठीक है, यानी कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट बेटा ऑक्सीजन से जुड़ करके, जैसा मैंने बताया था, NO2 नाम का एक इंटरमीडिएट बना देगा, जो मैंने बोला था बेटा, समझाया था। इसकी एनर्जी हाई है, या तो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, या मैंने कहा था बेटा किसी दूसरे रिएक्टेंट से जुड़ के प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट NO2 है बेटा, ये किससे जुड़ जाएगा, SO2 से, और यहाँ आपका फाइनल प्रोडक्ट SO3 बन जाएगा इस रिएक्टेंट से रिएक्ट होने के बाद, और यहाँ से कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो जाएगा। तो SO3 बेटा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड फाइनल प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका कैटलिस्ट क्या हो गया बेटा, रीजनरेट हो गया। मैं पूरा एग्जांपल दोबारा बताता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ SO2 O2 से रिएक्ट होकर SO3 सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और NO बेटा यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के हिसाब से NO कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट से जुड़ा बेटा इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट जो दूसरा रिएक्टेंट है उससे जुड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो जाएगा। ऐसे बेटा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थ्योरीज फॉर द वर्किंग ऑफ हेट्रोजीनियस। तो लिखा बेटा यहाँ पे थ्योरीज फॉर वर्किंग ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो बच्चों आप सब ने पढ़ा है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या होता है, जब कैटलिस्ट का फेज रिएक्शन के फेज से डिफरेंट हो। मतलब कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन मान लिया गैसियस फेज में है, लेकिन कैटलिस्ट बेटा गैसियस फेज में ना होकर के अलग है, रिएक्शन से अलग, वो बेटा मान लो क्या है, सॉलिड फेज में, ऐसा। तो बेटा पहली थ्योरी यही है सेम, इसको बोलते हैं बेटा क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या बोला मैंने इसको, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। यही बेटा सेम एज इट इज दोबारा से लिखना है, ठीक है, लिख लेंगे ना, समझ आ गया ना। दूसरी थ्योरी बच्चों ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें बच्चों एडजॉर्प्शन का नाम आ गया है, ओल्ड क्या है क्योंकि एक थ्योरी और है। क्या कहता है बेटा ये थ्योरी वाला, ये थ्योरी ने क्या बोला कि कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन होगा, जैसे बोर्ड बेटा कैटलिस्ट हो गया, इसके सरफेस पे रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन होगा, और टाइम के हिसाब से एडजॉर्प्शन बढ़ता रहेगा, मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कैटलिस्ट के सरफेस पे इंक्रीज होती रहेगी। और अगर बच्चों कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट इंक्रीज होते रहेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, तो उनके रिएक्शन से उतने ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा यानी रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ आई। मैंने बोला कि बच्चों कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट एडजॉर्ब होते रहेंगे, इसलिए रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा इसलिए रेट क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात बेटा, जब एडजॉर्प्शन होता है तो वहाँ से क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज हुई है बेटा, वो भी रिएक्शन को स्पीड अप करेगी, क्योंकि हीट क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट्स के एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में काम आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ा करके एडजॉर्प्शन के बाद हीट रिलीज करके, हीट यूटिलाइज करके एज एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। ऐसा इस थ्योरी ने बताया। लिखते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से
कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नहीं बेटा, रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। विद टाइम, टाइम के हिसाब से एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेज ऑन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे इसलिए क्या होगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए 100, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अगली बात क्या जोड़ सकते हैं, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होगा तो हीट भी रिलीज होगी, पढ़ा आपने एक्जोथर्मिक नेचर है, हीट इज रिलीज, जो कि रिएक्शन में यूज होगी, विच इज यूटिलाइज इन रिएक्शन। बोल सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी, और ये भी क्या करेगा, रिएक्शन के को बढ़ा देगा, एंड इट स्पीड्स ऑफ रिएक्शन, ये भी रिएक्शन को स्पीड कर देगा, उसके रेट को बढ़ा देगा। तो ये बेटा दूसरी थ्योरी। तीसरी थ्योरी दोनों को मिलाकर है, जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न एडजॉर्प्शन। तीसरा नाम है बेटा, बताया मैंने, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो ये पहले वाली दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है बेटा, वही बताना है। क्या होगा इसमें, सबसे पहले बच्चों कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्टेंट्स का डिफ्यूजन होगा और उनका एडजॉर्प्शन हो जाएगा। फिर बेटा कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स जो एडजॉर्ब हुए हैं वो आपस में जुड़ करके इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो पहली थ्योरी आगे ना इंटरमीडिएट बना, दूसरी के आगे बेटा एडजॉर्प्शन हुआ। फिर आपको पता बेटा इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, हाई एनर्जी की वजह से वो टूट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। ऐसा ही, यानी दोनों जुड़ गए बेटा, पहले एडजॉर्प्शन फिर उनका इंटरमीडिएट, दोनों को मिला करके फिर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे लिखना, बस लिखते हैं बेटा। तो क्या बोलेंगे, पहली लाइन तो यही है बेटा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड दूसरा नाम बताया मैंने बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो कैसे है बेटा, शुरू करते हैं। मैंने कहा है पहले क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर एडजॉर्ब। रिएक्टेंट क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। कहां पर बच्चों, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे। उसके बाद क्या होगा, देन रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन विद कैटलिस्ट। ये दूसरी थ्योरी आ गई ना बेटा, इसके बाद इंटरमीडिएट वाली, टू फॉर्म हाई एनर्जी सब्सटेंस। हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस बना लेंगे, क्या नाम होगा उसका, इंटरमीडिएट। क्या बनाएंगे, हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस इंटरमीडिएट। ये बेटा पहले ही पढ़ा, ये अनस्टेबल है, दिस इज
अनस्टेबल, सो ये डिसोसिएट हो जाएगा, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट विद रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, और आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। तो बेटा क्या देखा आपने, पहली थ्योरी आ गई ओल्ड एडजॉर्प्शन एडजॉर्ब होना, फिर दूसरी थ्योरी आ गई बेटा इंटरमीडिएट। इसको आप एक डायग्राम स्ट्रक्चर से भी बना करके समझा सकते हैं, ऐसे ऐसे बेटा कुछ। ये मान लिया हमने कैटलिस्ट का सरफेस बेटा शो कर दिया, कैटलिस्ट शो कर दिया, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है। ये हमने बेटा कैटलिस्ट का सरफेस क्या कर दिया, ऐसे ऐसे शो कर दिया, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका कैटालिस्ट। प्लस में यहाँ क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट्स हो गए। ये बेटा दो रिएक्टेंट ले लिए मैंने, ए और बी, क्या लिख दिया मैंने, रिएक्टेंट्स। डिफ्यूज होके इनका एडजॉर्प्शन होगा, तो यहाँ बेटा हम सीधा लिख देंगे सिंपल अपना डिफ्यूजन हुआ, और ये जाकर के ऐसे कैटलिस्ट के सरफेस पे बच्चों एडजॉर्ब हो गए। ये जो बाहर वाले बॉन्ड है वो आपने पढ़ा ही बेटा, फ्री वैलेंसी को बताता है जहाँ एडजॉर्प्शन होता है। ये बेटा लूज सा बॉन्ड बनाया ए ने, और बी ने भी लूज सा एडजॉर्प्शन में, और इसका क्या हो गया बेटा, यहाँ जाके एडजॉर्प्शन हो गया। तो यहाँ आप लिख करके बता सकते हैं बेटा कि क्या हुआ, ये एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, लूज बॉन्ड बना करके यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो भी है वंडरवाल हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड बना करके एडजॉर्ब हो गए। फिर अब आगे इंटरमीडिएट में चेंज होंगे। अब बेटा ये रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जुड़ेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, और इससे बेटा इंटरमीडिएट बनेगा। तो उसको यहाँ बना करके आप शो कर दें इंटरमीडिएट कैसे बनता है। ए एडजॉर्ब हुआ था बेटा, ये आपका बी एडजॉर्ब हुआ था, ये ऐसे जुड़ गए कैटलिस्ट के साथ ए और बी, और यहाँ क्या बन गया बेटा आपका इंटरमीडिएट, ठीक हो गया। फिर इंटरमीडिएट बच्चों क्या है, अनस्टेबल है, ये आपने पढ़ाई है, इसलिए टूटेगा, और टूट करके बेटा इससे क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, और एज सच जैसा था वैसा का वैसा आपका कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ये आ गया रीजनरेट होके बाहर। ये पूरा काम है बेटा, दोबारा मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट से यहाँ लूज बॉन्ड बना के इधर डिफ्यूज होने के बाद बेटा एडजॉर्ब हो गए। फिर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स आपस में जुड़े और इससे इंटरमीडिएट बन गया बेटा, अनस्टेबल है इसलिए वो टूट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो जाएगा। तो ऐसे बेटा ये तीन थ्योरी जिसके लिए ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो होमोजेनियस कैटलिस्ट के लिए भी थी, और थर्ड बेटा दोनों को मिला करके मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऐसा आपका। फिर बेटा कैटलिस्ट का एक टाइप है जियोलाइट्स, आपने +1 में भी सुना होगा इसका नाम, मैं पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो +1 में बेटा आपने सुना होगा ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कि कैसे करता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट, हार्ड वाटर के कैटायन का एक्सचेंज करके, इसलिए बेटा इसको हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन के प्रोसेस के नाम से भी पढ़ते थे। ऐसा बताते थे बेटा कि ये नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा, जियोलाइट्स आर द एल्यूमिनोसिलिकेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट SiO2 के बने हुए कंपाउंड है, जिनके अंदर माइक्रोपोरस छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें क्या होता है बेटा, सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम एटम आ जाएगा, सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम एटम आ जाएगा, इसलिए इनमें बेटा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन ऐसा एक फ्रेमवर्क या ऐसे एक लिंकेज इसमें बनती जाती है। ठीक है, पहले इतनी बात को लिखते हैं बेटा।
और इनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है जो हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई देता है। लिखते हैं सारी बात को। दे आर एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, m x बाई n, सारा बताता हूँ क्या है ये, Al O2 x सिलिकेट y पॉइंट Z8। अच्छा सारी बातें लिख देता बेटा। m मतलब क्या है, मेटल। n मतलब उस पर कितना बेटा कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मान लो बेटा मेटल आयन जो जनरली इसमें होते हैं, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा बेटा, ऐसा कैल्शियम होता है। x मतलब वो मेटल कितनी बार है, एल्यूमिनो बेटा ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितनी बार है, सिलिका ऑक्साइड वो कितनी बार है, हाइड्रेट वाटर कितनी बार है। ठीक है, कैसे होता है बेटा ये, इन जियोलाइट्स silicon atoms are replaced by aluminium atoms। so इसलिए यहां पे क्या होता है बेटा, there is formation of aluminium oxygen silicon linkage, ऐसा इसमें बनता है। और मैंने फिर कहा बेटा ये इसका कैसा स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल। इट हैज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क हनीकॉम्ब लाइक, मधुमक्खी की छत्ते की तरह स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। और इस स्ट्रक्चर में माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इट कंटेन्स क्या बेटा, माइक्रोपोर्स। हीट करने पर हाइड्रेट वाटर रिलीज हो जाता है बेटा, और इसमें क्या होता है, जो पोर्स हैं वो इसी वजह से बनते हैं, जो पोर्स लिखा मैंने स्ट्रक्चर में। और पोर्स के अंदर जो उनका साइज होता है बेटा, उस साइज में अगर बाहर से कोई रिएक्टेंट आकर के उस साइज में एडजॉर्ब हो सकता है, उस साइज में जुड़ सकता है, तो ये उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जो रिएक्टेंट उस साइज में पोर्स में नहीं जुड़ते, उनके रेट से इसका कोई लेना नहीं, उसके लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए बेटा इनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। देखो पोर्स कैसे बने बेटा, पोर्स आर फॉर्म व्हेन जियोलाइट इज हीटेड, जब जियोलाइट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, बाई हीटिंग जो हाइड्रेट वाटर है बेटा ZH2O, हाइड्रेट वाटर रिलीज, और ये क्या कर देगा, पोर्स को क्रिएट कर देगा, क्रिएट पोर्स। ओनली दैट रिएक्टेंट्स, ओनली वो सिर्फ रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करते हैं, विच कंबाइन इन माइक्रोपोर्स, जियोलाइट क्या करेगा, कैटालाइज करता है उनके रिएक्शंस को। समझ गए ना, रेट को इंक्रीज करेगा। इसलिए जियोलाइट इज, क्या बोलते हैं बेटा इसको, आल्सो कॉल्ड शेप, ऐसे बोल सकते हैं बेटा, सेलेक्टिव
कैटलिस्ट। इसको बेटा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है जहाँ पे हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग, उसको तोड़ना और आइसोमराइजेशन के काम आता है। जनरली बेटा ये हाइड्रोकार्बन के स्ट्रेट चेन को एक सोडियम और एल्यूमिनियम का बना हुआ जियोलाइट या सोडियम आजा मेटल बेटा, वो स्ट्रेट चेन के हाइड्रोकार्बन को तो एब्जॉर्ब करता है लेकिन ब्रांच वाले को नहीं करता, वही पोर्स की वजह से। पहले इतनी बात लिखते हैं बेटा, सोडियम एल्यूमिनो, ये शेप का है ना बेटा, इफेक्ट है कि स्ट्रेट वाले को कर लेगा, उसको नहीं करेगा पोर्स की वजह से। जियोलाइट एडजॉर्ब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नोट ब्रांच, ठीक है, क्योंकि पोर्स में फिक्स नहीं होंगे। कहाँ यूज करते हैं जियोलाइट का, मैंने बताया अभी। जियोलाइट इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जियोलाइट इज यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग। क्रैकिंग होता है बेटा बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे में तोड़ना, जैसे पेट्रोलियम को तोड़ करके छोटे छोटे प्रोडक्ट पेट्रोल डीजल केरोसिन में बदलना। एंड आइसोमराइजेशन पढ़ा होगा प्लस वन में, एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना, इसके लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल है बेटा JSM5 जियोलाइट सीव्स ऑफ 5, उसको यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, जो डायरेक्ट अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से उसको हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है मिक्सचर ऑफ, और उस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन से हम गैसोलीन या पेट्रोल बनाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बेटा एक JSM5, ये शेप के हिसाब से बेटा नाम रखते हैं। जियोलाइट, सीव मतलब पोर छेद, एस मतलब सीव्स, ऑफ एम बेटा माइक्रोपोर्स। जियोलाइट सीव्स ऑफ माइक्रोपोर्स 5, मतलब पोर या छेद के हिसाब से इसका नाम देंगे। फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मैं इसका JSM5 का काम बता रहा हूँ बेटा, गैसोलीन मिलेगा यानी पेट्रोल मिलता है, ऐसे काम आते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। एक तो बेटा ये काम हो गया, और मैंने शुरू में बताया था, आपने पहले पढ़ा है, कैटायन का एक्सचेंज करके बेटा ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ये भी लिख लेते हैं, जियोलाइट्स आल्सो रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर बाय, कैसे बेटा, एक्सचेंज ऑफ कैटायन, कैटायन से एक्सचेंज करके हार्ड वाटर की, एक्सचेंज ऑफ कैटायन। ठीक है बेटा, जियोलाइट पूरा। अब बेटा कैटलिस्ट का अगला हिस्सा है एंजाइम। आप सबने कभी ना कभी सुना पढ़ा होगा, कई बच्चों ने साइंस में पढ़ा होगा, कई बच्चों ने साइंस के साथ बायोलॉजी में भी प्लस वन में पढ़ा होगा। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बस कैटलिस्ट बेटा नॉन लिविंग पे है, अगर वो लिविंग सिस्टम में काम करे तो उसको क्या बोल देंगे, एंजाइम। इट इज आल्सो कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, इसको बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है, बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। जैसे बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल मैं जनरल से आपने जो सुने वही बता रहा हूँ। जैसे लैक्टोबैसिलस नाम का एंजाइम दूध को दही में बदलता है। इन्वर्टेज और जाइमेज नाम के एंजाइम बेटा फर्मेंटेशन में काम आते हैं, जो हाइड्रोकार्बन को इथाइल अल्कोहल में बदलते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में काम आते हैं। आपने सुने तो लिखते बेटा इनके नाम।
जैसे लैक्टो, और लिख लो बेटा, लैक्टोबैसिलस भी छोड़ दो, ये लिखो जो पर्टिकुलर है, इन्वर्टेज, जाइमेज, ठीक है, और क्या बताया मैंने, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टोबैसिलस, है ना पुराना ये भी। ऐसे बच्चों ये कुछ एंजाइम्स के क्या हो गए एग्जाम्पल। अब जैसे आपने कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ऐसे ही बच्चों हम एंजाइम के भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला बच्चों क्या है, सेम कैटलिस्ट की तरह कि एंजाइम का अपना स्पेसिफिक नेचर होता है, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एंजाइम का ही काम होता है बेटा, उस रिएक्शन के लिए कोई दूसरा एंजाइम काम नहीं कर सकता, इसलिए क्या इसका नेचर रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होगा। यानी दूध को दही में बदलना है तो लैक्टोबैसिलस काम आएगा, वहाँ इन्वर्टेज जाइमेज काम नहीं आएगा। फर्मेंटेशन में हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनाना है तो बेटा वहाँ इन्वर्टेज और जाइमेज काम आएंगे, वहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन काम नहीं आएंगे। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम। For a particular reaction, there is need of a particular type of enzyme। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिसिटी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे इन फर्मेंटेशन सिर्फ कौन काम आएगा, कौन यूटिलाइज होगा, ओनली इन्वर्टेज एंड जाइमेज। दुनिया के सारे एंजाइम काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ यूटिलाइज होंगे, दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम किसी और रिएक्शन के भी काम नहीं आएंगे, ये इनका स्पेसिफिक नेचर है। सेकंड है बेटा, ये एक्टिविटी क्या कर सकते हैं बेटा, एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को 10 की पावर 20 इतने फैक्टर तक इंक्रीज कर सकता है, इतनी इंक्रीज करने की पावर होती है, ये क्या होती है इसकी एक्टिविटी। तो एन एंजाइम कैन इंक्रीज rate of reaction up to factor 10 की पावर 20 इतना। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसकी, एक्टिविटी। तीसरी बात बच्चों, एंजाइम ठीक से काम करे इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30, उसकी एक्टिविटी फास्ट हो मतलब बेटा, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है बेटा, पीएच 7.4 यानी बेसिक नेचर वाला पीएच, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। ऐसी 3 कंडीशंस में एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, काम करने की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो एंजाइम शुड वर्क एफिशिएंटली एट टेम्परेचर कितना बताया बेटा मैंने, 37 डिग्री सेल्सियस। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या है ये, बॉडी टेम्परेचर, प्रेशर, या पहले लिख लो, यहाँ लिखते हैं बेटा, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पीएच कितना हो 7.4। बेटा एंजाइम की एक्टिविटी को एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, उसको भी ध्यान करना है। अगली बात है बेटा, जो भी नंबर हो चौथा पांचवा डाल लेते हैं, कोएंजाइम क्या है ये। एंजाइम बच्चों बेसिकली बायो वाले बच्चे ज़्यादा जानते होंगे, प्रोटीन का बना होता है, लेकिन बेटा कई बार एंजाइम के साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी जुड़ जाते हैं जो प्रोटीन नहीं है, जैसे कि मेटल आयन जुड़ गए। ऐसे नॉन प्रोटीनियस पार्ट को बोलते हैं बेटा कोएंजाइम। और एक कोएंजाइम हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी को, वर्किंग को, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम इनको एक्टिवेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेटर। जैसे
कैटलिस्ट में उसकी वर्किंग को इंक्रीज करने वाला प्रोमोटर था, ऐसे यहाँ इंक्रीज करने वाला क्या होगा बेटा, एक्टिवेटर। लिखते हैं पूरी बात को। एंजाइम इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिर क्या जोड़ेंगे बेटा इसमें, समटाइम्स नॉन प्रोटीनियस पार्ट, जैसे कि एग्जांपल लिख दिया बेटा हमने मेटल आयन, ऐसे ये आप जानते ही है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है बेटा, कॉपर, कोई भी ऐसा मेटल आयन, कैल्शियम, ये सब एटसेट्रा आर आल्सो जुड़ जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के साथ, एसोसिएटेड विद एंजाइम। दीज नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा इनको, को एंजाइम। और ये क्या करते हैं, कोएंजाइम, कोएंजाइम क्या करता है, इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी, एफिशिएंसी, वर्किंग, कुछ भी बोल सकते हो, इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसलिए सो दे आर आल्सो कॉल्ड एक्टिवेटर्स। जैसे बेटा कैटलिस्ट में था पॉइजन, ऐसे एंजाइम में पॉइजन या एंजाइम इनहिबिटर है। क्या लिख देंगे बेटा, पॉइजन एंड एंजाइम इनहिबिटर। जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करे वो पॉइजन होता है या एंजाइम इनहिबिटर होता है। क्या करते हैं बेटा, ये एंजाइम के अंदर प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ के उनको ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। ऐसा होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कोई भी सब्सटेंस एक ही नाम है बेटा, एंड नहीं लगाना, पॉइजन और एंजाइम इनहिबिटर। सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम is called enzyme inhibitor और पॉइजन। क्या करता है पॉइजन, कंबाइन कर लेगा, कंबाइन सेट फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम जिससे वो काम करता है एंड उसको ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से एक्टिविटी रुक जाती है एंजाइम की। ड्यू टू दिस ब्लॉकेज की वजह से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है, गेट रिटार्डेड रुक जाएगी, थम जाएगी। तो बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे वही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेचर, एक्टिविटी या एफिशिएंसी, ऑप्टिमम कंडीशंस इसके काम करने के लिए, ठीक है बेटा। और कोएंजाइम नॉन प्रोटीनियस पार्ट, और उसके बाद बेटा आपका पॉइजन या एंजाइम इनहिबिटर। अब देखते हैं बेटा एंजाइम कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म दो तरह के हाइपोथेसिस से समझाई गई थी। एक थे बेटा लोकेंड की हाइपोथेसिस, एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। आपने सुना होगा बेटा थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, साइंटिफिक प्रूफ भी है उस बात का, बिल्कुल ठीक है वो, दैट इज थ्योरी।
अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ वो ठीक है लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है और ठीक नहीं भी हो सकती है, ऐसे दोनों बातें, लेकिन प्रूफ ना उसका, ठीक है तो भी प्रूफ नहीं है, गलत है तो भी प्रूफ नहीं, लेकिन मैंने जो कह दिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया, दैट इज हाइपोथेसिस। तो देखते हैं बेटा दोनों हाइपोथेसिस को। तो देखते हैं बेटा मैकेनिज्म्स ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम। तो इसको बेटा दो मैकेनिज्म से एक्सप्लेन, मतलब दो हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करेंगे। तो इट इज एक्सप्लेन बाय, फर्स्ट है बेटा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जैसे बच्चों दुनिया में एक पर्टिकुलर ताले को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी की जरूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ताले के ऊपर एक साइट होती है, एक जगह होती है, जो चाबी उसमें फिक्स हो जाएगी वो ताले को खोल देगी। लेकिन बेटा जो चाबी उस साइट में फिक्स नहीं होगी वो उसको खोल नहीं सकती है। कई बच्चे कहेंगे सरदार से डुप्लीकेट बनवा लेंगे, लेकिन बेटा उस साइट में तो फिक्स होनी चाहिए। सेम एंजाइम के ऊपर भी बेटा कुछ एक्टिव साइट होती है, कुछ खाली जगह होती है, लाइक लॉक। जो सबस्ट्रेट, बेटा यहाँ रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोला गया है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट में जुड़ जाएगा, उसकी शेप में जुड़ जाएगा, एंजाइम उसके रेट को इंक्रीज कर देगा, उससे काम करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। नहीं तो जैसे बेटा ताले के अंदर चाबी नहीं जुड़ी, वैसे बेटा जो भी कैटलिस्ट, जो भी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में नहीं जुड़ेगा उसके रेट को इंक्रीज नहीं करेगा। एक्टिव साइट में ऐसा किया जाए तो बेटा एक्टिव साइट पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, COH, OH, एल्डिहाइड, जो रिएक्टेंट्स को सबस्ट्रेट को अपने ऊपर जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहले इतनी बात लिखते हैं, फिर जुड़ने के बाद क्या होगा वो इसके बाद बताता हूं। क्या बेटा? देयर इज नीड ऑफ, हाइपोथेसिस क्या कहती है? नीड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ की टू ओपन द लॉक। कैसे? बाय कंबाइनिंग, जुड़ करके, है ना, जुड़ेगा चाबी तभी ना। बाय कंबाइनिंग एट एक्टिव साइट ऑफ, लॉक की एक्टिव साइट पे कंबाइन होके। ठीक है, यहां तक। इन द सेम वे, सेम तरीके से, देयर आर सम एक्टिव साइट्स ऑन द, किसके सरफेस पे? एंजाइम के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। और इनमें क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। These एक्टिव साइट्स कंटेन, क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। आप सबने फंक्शनल ग्रुप सुने हैं बेटा 11th के अंदर? एल्कोहल, एल्डिहाइड, ऐसा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायोल, ऐसे बेटा एक्टिव साइट हो गए। अगली बात क्या बेटा? ओनली दैट सबस्ट्रेट, इन्होंने हाइपोथेसिस ने बेटा रिएक्टेंट को क्या बोला है? सबस्ट्रेट। ब्रैकेट में लिख भी लेंगे आप रिएक्टेंट। जो कंबाइन कर सकता है, विच कैन कंबाइन एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे कंबाइन कर सकता है, इज कैटालाइज्ड बाय, कैटालाइज मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। कौन? एंजाइम। इज ओनली कैटालाइज्ड बाय एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इज कैटालाइज्ड, बस उसके रेट को बढ़ा देगा, नहीं तो नहीं बढ़ाएगा।
अदरवाइज नोट, ये करेक्ट है। तो पहले इतनी बात का डायग्राम बनाता हूं और मैं इसके बाद वाली बात भी समझा के डायग्राम से फिर लिखता हूं। ये बच्चों कोई एंजाइम लिया मैंने, ये ऐसा बना दिया, कैसे भी मान सकते हो बेटा, जैसे आपको इजी लगे, बात समझ आनी चाहिए। एंजाइम, ये जो जगह दिख रही है बेटा, इसको एक्टिव साइट बोला है, इसके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ऐसे बेटा मैंने दो सबस्ट्रेट लिखे हैं रिएक्टेंट्स, एक बेटा ये लिख दिया और एक बच्चों ये ऐसा ऐसा लिख दिया। कई सारे सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं ना, बना दिए मैंने दो। मैंने कहा कि जो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जुड़ेगा, तो बेटा देख के तो लग रहा है यही जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, तो इसके रेट को कैटेलाइज कर देगा, ये एंजाइम बढ़ा देगा। इसको जुड़ा ही नहीं तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो बढ़ाएगा कैसे? यहां तक की बात पूरी, अगली बात जोड़ता हूं मैं। अभी बेटा जुड़ गए, इससे जुड़ करके ये जुड़ा करके ये जोड़ देंगे बेटा यहां पे हम। तो ये पहली चीज बनाएगा बच्चों यहां पे, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगली बात, ये बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपका चेंज होता है, कुछ इससे अलग सा स्ट्रक्चर बेटा, ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोला बेटा मैंने? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बच्चों टूट जाए, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और इधर से क्या होगा आपका, जैसा एंजाइम हमने लिया था बेटा वैसे का वैसे क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ये एक्टिव साइट से जुड़ सकता है, जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लाइक इंटरमीडिएट बन गया, वो चेंज हो गया बेटा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स टूट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, और आपका बेटा एंजाइम दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये ऐसा भी लिखा मिल सकता है बेटा, एंजाइम के लिए ई, सबस्ट्रेट के लिए एस, ये लिखा मिल सकता है एंजाइम के लिए ई, प्रोडक्ट के लिए पी। अब इस बात को बेटा लिख भी ले, एंजाइम जो उस एक्टिव साइट पे जुड़ा है कंबाइंस विद सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES complex is converted into enzyme product complex. Finally, enzyme product complex डिसोसिएट, टूट जाएगा। समझ रहे हैं बेटा क्या होगा? टूट जाएगा, टू फॉर्म, जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है वो बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट विद रीजनरेशन ऑफ एंजाइम, और आपका जो एंजाइम है दोबारा से क्या हो जाएगा, वो रीजनरेट हो जाएगा। ये हाइपोथेसिस है, कई बच्चों ने बेटा बायो में भी पढ़ी होगी। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, ये बेटा पहले वाले से अपोजिट है। ये क्या कहता है कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को इंड्यूस मतलब इंड्यूस करना, फिट मतलब फिट करना, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट बदलेगा। नहीं, सबस्ट्रेट चाहे किसी भी शेप का हो, एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को बदल के उसको अपने साथ जोड़ेगा, और बाकी सीक्वेंस चलेगा बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स
एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यानी ये स्पेसिफिक नेचर या स्पेसिफिसिटी के अगेंस्ट है, यानी किसी भी रिएक्शन में बेटा कोई भी एंजाइम काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन में डाल दिया आपने एंजाइम को, अपनी शेप को बदल लेगा रिएक्टेंट के हिसाब से, उससे जुड़ेगा, उसके रिएक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे अपोजिट है। तो क्या बेटा ये अकॉर्डिंग टू, यानी एंजाइम अपने आप को एडजस्ट करता है रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी, एंजाइम changes its active site according to shape of substrate reactant। और क्या करेगा, कंबाइन करेगा, एंड कंबाइंस विद, बाकी मैकेनिज्म वही है, सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तब क्या बनेगा, देन वो क्या बनाएगा बेटा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, पहले वाली बात है, एंड फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, जो पढ़ रहे थे आप, प्रोडक्ट कैसे, विद रीजनरेशन ऑफ एंजाइम। फिर मैंने अगली बात बोली है, इट इज अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम के स्पेसिफिसिटी के क्या ये अगेंस्ट है। यानी बेटा एंजाइम को आप किसी रिएक्शन में डालो, वो अपनी शेप वहाँ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के हिसाब से चेंज करके जोड़ता है, तो सब स्पेसिफिक तो हुआ ही नहीं। खैर बेटा ये दोनों मैकेनिज्म आपके एंजाइम की वर्किंग के